इतिहास लोक में आपका स्वागत है मित्रों। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे थे और हमारे सामने उनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा है। हमें बड़े बड़े लोगों की आत्मकथा पढ़नी चाहिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसी सिलसिले में हमने एक क्रम चला रखा है कि हम इस पुस्तक के एक एक अध्याय पर बात करें। तो मित्रों, हम पिछले अंक में उनकी आत्मकथा का 5वां अध्याय देख रहे थे। अध्याय का नाम है हाई स्कूल में। इस अध्याय में वे अपने विद्यालय की कुछ बातें लिखते हैं। वे लिखते हैं कि व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए विद्यार्थी जीवन में। मैं नहीं करता था तो ये अच्छा नहीं था। व्यक्ति को खेलना चाहिए, व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, व्यक्ति को अपने आचरण का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वे कोई काम ऐसा नहीं करते थे गांधी जी जिससे उनके शिक्षक उनसे नाराज हो जाए। एक बात उन्होंने और कही थी कि आदमी को अपना जो हस्तलेख है वह अच्छा रखना चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि वह शुद्ध और सुंदर लिखे। वे आगे अपनी कुछ बातें और बताते हैं इसमें, और एक बड़ी बात है। वे कहते हैं कि विवाह के कारण मेरा 1 साल खराब हो गया था, और यह सुविधा थी कि आप ज्यादा पढ़ के और एक क्लास आगे जा सकते हैं। तो वे दूसरी से चौथी क्लास में जाना चाहते थे। इस स्थिति में उन्हें सत्र के मध्य में चौथी कक्षा में बिठाया गया। चौथी कक्षा में जब वे पढ़ने गए, गर्मी की छुट्टियों से पहले, तो उनको यह देखने को मिला कि यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। थोड़ी बहुत नई चीज हो गई। लिखते हैं कि इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ न आता था। गौर करने की बात है, कोई चीज आपको प्रारंभ में हो सकता है अच्छी न लगे, समझ में नहीं आए, और उसको पढ़ना जरूरी है, तो क्या करेंगे आप? जिन गांधी जी ने अपने विद्यार्थी जीवन का वर्णन करते समय यह लिखा है कि मुझे अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आता था, वे गांधी जी बाद में सारी अंग्रेजी समझ लेते थे। उन्होंने अंग्रेजी नहीं, बाद में तो अंग्रेजों को भी समझ लिया। यह एक बड़ी बात है। यानी आप कुछ भी सीख सकते हैं, यह सोचकर कि नहीं सीखा जा सकता। आप अपने अपने मार्ग को बाधित ही करते हैं। फिर वे कहते हैं कि भूमिति शुरू हो गई, जियोमेट्री चौथी कक्षा से शुरू होती थी। मैं उसमें पहले से ही पिछड़ा हुआ था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। वे कहते थे कि शिक्षक बहुत अच्छे थे, बहुत समझा समझा कर पढ़ाते थे, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तो वे लिखते हैं कि मैंने एक बार तो ये सोच लिया है कि मैं तीसरी कक्षा में जाकर बैठ जाऊं, मुझे आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करने से तो फिर मेरी लाज जाती, और फिर जिन शिक्षकों ने मुझ पर भरोसा किया है उनका भरोसा टूटता। तो कहा कि कुछ भी हो, मुझे
उन्होंने अपने अपने आप से कहा कि कुछ भी हो, लेकिन मुझे यह करना है, मैं आऊँगा, आगे की कक्षा में जरूर आऊँगा। खैर, तो जब संकल्प कर लिया उन्होंने, तो फिर वे लिखते हैं कि मैं भूमिति ज्योमेट्री पढ़ते हुए जब मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय में पहुंचा, जब मैंने यूक्लिड का 13वां प्रमेय देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत सरल विषय है, इसमें तो बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग होता है। तो अब आप विचार कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति एकदम प्रारंभ में ही किसी चीज को छोड़ दे, किसी विषय को छोड़ दे, ज्ञान की किसी शाखा को छोड़ दे, तो कितना नुकसान हो सकता है उसको। गांधी जी ने अंग्रेजी को नहीं छोड़ा, गांधी जी ने जियोमेट्री को नहीं छोड़ा। बाद में गांधी जी लिखते हैं कि मुझे भूमिति से तो नहीं, उससे तो मेरा डर निकल गया, लेकिन संस्कृत ने मुझे बहुत परेशान किया। वे लिखते हैं कि भूमिति में रटने की तो कोई बात नहीं थी, यहां संस्कृत में तो सब रटना ही होता था, और यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू हुआ था। तो संस्कृत शिक्षक बड़े कड़े थे, कड़े मिजाज के व्यक्ति थे। वे विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। कितनी बड़ी बात है। एक शिक्षक स्वभाव से कठोर इसलिए है कि उसके विद्यार्थी ज्यादा सीख जाएं। वह अपने विद्यार्थियों को ज्यादा सिखाना चाहता है। बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत प्रभावित किया इस बात ने। वे लिखते हैं कि संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच में एक प्रकार की होड़ लगी रहती थी। लेकिन फारसी सिखाने के लिए जो मौलवी आते थे वे बहुत नरम स्वभाव के थे, और वे काम भी ज्यादा नहीं देते थे। तो गांधी जी को लगा कि फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। तो एक दिन, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि फारसी आसान है, संस्कृत कठिन है, तो जब दोनों में से एक लेना है तो मैं क्यों नहीं फारसी ले लूं, फारसी पढ़ लूं। तो वे मौलवी जी की क्लास में जाके बैठ गए। जब उनके संस्कृत के अध्यापक को पता चला, जो कड़े थे स्वभाव से, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया। उनको बहुत दुख हुआ। बुलाकर उन्होंने कहा कि तू ये तो समझ कि तू लड़का किनका है, क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो भी कठिनाई हो मुझे बता, मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूं। आगे चलकर तुझे इसमें रस के घूंट मिलने लगेंगे, तुझे यूं हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। गांधी जी लिखते हैं कि मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। और वे कहते हैं कि आज भी मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा, उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों से मैं जितना रस ले सकता हूं उतना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं संस्कृत अधिक न सीख सका, क्योंकि बाद में समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही नहीं चाहिए। भाषा के संबंध में गांधी जी की दृष्टि उस समय बहुत साफ थी जब उन्होंने आत्मकथा लिखी। वे लिखते हैं कि अब तो मैं यह मानता हूं कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत,
फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। मातृभाषा की बात वे सबसे पहले लिखते हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी मातृभाषा की बात बड़ा जोर देकर कही गई है। वे कहते हैं कि भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए कि ज़्यादा भाषाएं हो गई तो वे सीखी नहीं जाएंगी। वे कहते हैं ऐसा नहीं है। भाषा यदि पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और हम पर यह बोझ न हो कि हम सभी विषयों को अंग्रेजी माध्यम से सीखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो भाषाएं कभी भी सीखने में कठिन नहीं होंगी, बल्कि उनमें आनंद आएगा। सीधी सी बात है कि हम यदि अपनी भाषा में किसी चीज़ को सीखें तो ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। जिस भाषा का हमारा संस्कार ही नहीं है, अंग्रेजी का हमारा संस्कार ही नहीं है, तो आप अंग्रेजी माध्यम से दूसरी चीज़ों को नहीं सीख सकते। आप अंग्रेजी को अंग्रेजी के लिए सीखें, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वे लिखते हैं कि जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है, उसके लिए दूसरी भाषा सीखना बहुत आसान हो जाता है। उनका कहना था कि हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है। इस तरह फारसी और अरबी को आप एक मान सकते हो। यद्यपि फारसी संस्कृत से ज़्यादा मिलती है और अरबी का मेल हिब्रू से है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है, इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। वे लिखते हैं कि उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है। उसके शब्द तो फारसी और अरबी ही के हैं। ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने वालों के लिए अरबी और फारसी का ज्ञान जरूरी है, जैसे उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना जरूरी है। तो भाषा के संबंध में गांधी जी जिस उदारता का प्रदर्शन करते हैं, उस उदारता की आवश्यकता हमें हमेशा रहेगी। भारत एक बहुभाषी देश है। इतने बड़े देश में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती होंगी। सभी भाषाओं का, सभी बोलियों का, साथ ही उनकी लिपियों का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंग्रेजी को हम छोड़ नहीं पाए, ये बहुत बुरा हुआ। दुनिया में ऐसे देश बहुत हैं जहाँ के सारे काम वहीं की भाषा में होते हैं। हमारे सामने एक समस्या यह है कि हम किस भाषा को आगे रखें, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। तो विकल्प के रूप में हिंदी एक अच्छी भाषा है जिसे पूरे देश में स्वीकार किया ही जा रहा है, और जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है वहाँ भी कर लिया जाएगा। तो गांधी जी का किसी भाषा के प्रति दुराग्रह नहीं है, लेकिन उनका ये साफ मानना है कि संस्कृत नहीं सीखोगे तो आप भारत को नहीं सीख पाएंगे। संस्कृत से ही हम संस्कृति सीखते हैं, और ये भाषाएं और अनेक भाषाएं हैं वे संस्कृत से निःसृत हैं, संस्कृत से निकली हुई हैं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वे तो फारसी को भी संस्कृत से मिलता जुलता बताते हैं। तो फारसी हो, अरबी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, गुजराती, हिंदी, राजस्थानी, कोई सी भी भाषा हो, भाषा को एक पद्धति से सीखने की कोशिश की जाए। तो गांधी जी का ये मानना है कि आप एक भाषा को सीखकर आसानी से दूसरी भाषा सीख सकते हैं। तो मित्रों, ये गांधी जी का
जो लेखन है, उनकी जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसके 5वें अध्याय की बात थी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसके आगे के अध्यायों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते।